लक्ष्य थे या केंद्र बिंदु था, केंद्रीय तत्व थे, उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में भी इस बात को विशेष रूप से जब मूल्यांकन की चर्चा करते समय सतत और व्यापक मूल्यांकन और नॉन डिटेंशन पॉलिसी या फेल ना करने की नीति के प्रावधान लाए गए, तो उसमें अगर मुझे मालूम है कि हम में से जो शिक्षिका और शिक्षक साथी हैं, आप सब ने सतत और व्यापक मूल्यांकन किया होगा तो या उसके बारे में पढ़ा होगा, तो वो किस तरह से हमें काफी विस्तार से ये बताती है कि हम अकादमिक एक तो शिक्षा को सार्वभौमिक एक तरह से मतलब होलिस्टिक बनाएं, न केवल अकादमिक पढ़ाई को उसमें शामिल न करें, बल्कि बहुत सी क्रियात्मक गतिविधियों को शामिल करें और विशेष रूप से खेल और अन्य पाठ्येतर जो गतिविधियां हैं उनको उसमें विशेष रूप से स्थान दें और वो मूल्यांकन का अभिन्न हिस्सा बने। तो नीति कारगर रूप से लागू कई जगह हुई, कई जगह उसके बहुत अच्छे परिणाम हुए, लेकिन ज्यादातर जगह वो इसलिए असफल हुई क्योंकि उसको लागू करने के लिए शिक्षकों को ना तो पर्याप्त सहायता दी गई, ना उनके लिए पर्याप्त प्रावधान भी किए गए और अंतिम उसका जो अंतिम परिणति थी, अंत में वो परीक्षा के साथ जोड़ दी गई और क्योंकि शिक्षक का समूचा मूल्यांकन ही परीक्षाओं के आधार पर कई जगह पे केंद्रित है, तो उसको बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगा इसके संदर्भ में कि मुख्य रूप से प्रशासनिक बातों की वजह से या प्रशासनिक प्रक्रियाओं में एक तरह की रूढ़िवादिता या एक तरह का उनके बहुत ही संकुचित समझ होने की वजह से वो नीति मुख्य तौर पे पिटी और अब आप देखते हैं कि नॉन डिटेंशन पॉलिसी को भी खत्म कर दिया गया है हाल के मतलब 2018-19 के संशोधनों के बाद। तो एक तो उसका ये था और इसी को आगे बढ़ाने के लिए आरटीई में भी विशेष रूप से जो शिक्षा का अधिकार था उसमें इसको विशेष रूप से शामिल किया गया था कि आप किसी को फेल नहीं करेंगे और मूल्यांकन का मुख्य तरीका सतत और व्यापक मूल्यांकन होगा, ये आप में से साथी जानते हैं, तो इसलिए उसको मैं बहुत विस्तार अभी यहाँ नहीं करूंगा। प्रश्नों के संदर्भ में मतलब इससे आगे हम चर्चा कर सकते हैं। अब मैंने जो ये कहा कि एमपी इसको किस तरह से देखती है, इस संदर्भ में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। इसको समझने के लिए हमें मोटे तौर पे जो प्रारूपिक शिक्षा नीति है इसके निम्नलिखित प्रावधानों को समझना पड़ेगा जो स्कूल के ढांचे के संबंध में है। जो पहला तो यह है कि पूर्वशालीय शिक्षा 3 साल से शुरू कर दी गई है और 3 से एक तरह से 5 साल की जो उम्र है वो आपको एक तरह से पूर्वशालीय तैयारी की परीक्षा के रूप में देखी जाएगी और 6ठे साल में जब बच्चे तीसरी कक्षा में होंगे उनका एक तरह से टेस्ट होगा जो एक बाहरी एजेंसी करेगी, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी कहा गया है, समुचित रूप से आधिकारिक संस्था करेगी। तो मुख्य जोर इसी बात पे है कि कम से कम 5 साल तक पहुंचते उनको पहले ही मुख्य रूप से पढ़ना लिखना और एक गणित की प्रारंभिक चीजें जो है वो आ जाएं। तो इसका मेंटल हेल्थ पे प्रभाव क्या पड़ेगा वो आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि 3 साल में जब बच्चों की हड्डियां भी पूरी तरह नहीं बन पाती, विकास दिमाग का विकास जो है बहुत ही संवेदनशील दौर पे होता है और जो आपने देखा कि खासतौर पे निजी स्कूलों की प्रक्रिया से हम देख रहे हैं कि किस तरह से कर्सिव राइटिंग या दूसरी प्रक्रियाओं से, चाहे उसको प्ले वे ही कहा जाता है, लेकिन शुरू से जोर ये होता है कि किस तरह से हम बच्चों को जल्दी से जल्दी पढ़ना लिखना और गणित करना और भाषा का इस्तेमाल सिखा दें। मेरे ख्याल में अगर ऐसे लोगों की ऐसी सोच वाले लोगों के पास शायद कोई अगर टीका हो तो वो ये प्रेफर करेंगे क्यों ना एक टीका लगा दिया जाए जिससे बच्चों को ये सारी प्रक्रियाएं 1 मिनट में आ जाएं। तो वह ऐसा कोई टीका नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए, तो इसलिए शायद ये उनकी मजबूरी है। तो इसका मेरा मतलब कहने का ये है कि जब अर्ली एजुकेशन या पूर्वशाली शिक्षा इतनी जल्दी शुरू होंगी और ये बहुत
बड़े स्तर पर इसका आकलन विश्व लेवल के लेखों में या में हुआ है कि बच्चों को पढ़ना लिखना तभी सिखाना चाहिए जब वो इसके अर्थ समझ सकें। और ये बड़ा मुश्किल है कि वो 4 या 5 साल की उम्र में जो उसका अर्थ कैसे समझेंगे। बाहर मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक प्री स्कूलिंग का जो पूरा प्रोसेस है और अंत में जिस तरह से इसकी आशंका है कि वो लिखने पढ़ने और गणित की पर जोर देने पर खत्म होगा, ये इसकी परिणति लिखने पढ़ने की कुशलताओं को विकसित करने पे ही जोर दे के खत्म हो जाएगी, बाकी अब गौण लेंगे। तो इस परिस्थिति में ये मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित करेगा। अब मैं थोड़ी सी जिक्र करूंगा मूल्यांकन से संबंधित बिंदु हैं जिनके द्वारा हम ये देखेंगे कि ये मानसिक स्वास्थ्य को और शारीरिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करेगा। तो क्योंकि समय कम है, मैं मूल्यांकन के बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, उसका मोटा आशय मैं समझाने की कोशिश करूंगा। वो ये है कि स्कूल के ढांचे में आप बच्चों का तीसरी, 8वीं, 5वीं, तीसरी, 5वीं, 10वीं, सॉरी तीसरी, 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं के स्तर पे बोर्ड परीक्षा होगी। और यहाँ तक कि तीसरी, 5वीं, 8वीं की परीक्षा भी कोई बाहरी एजेंसी करेगी, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सतत और व्यापक मूल्यांकन द्वारा या नॉन डिटेंशन पॉलिसी द्वारा हमने एक कम से कम मानसिक रूप से बच्चों को राहत देने की एक कंडीशन या शर्त हासिल की थी, उसको हम वापस बंद कर रहे हैं और वो उसी तरह से बिल्कुल धर्रे में ही चले जाएंगे। बच्चों के ऊपर सिर्फ पास होने का या परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स लेने का बोझ होगा। और हालांकि उसमें खेलों और शारीरिक शिक्षा को इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई है, लेकिन इस नीति के प्रारूप में कोई ऐसा ठोस प्रस्ताव नहीं लगता कि आप खेलों को या शारीरिक शिक्षा को किस तरह से उसमें समेकित या एकीकृत करेंगे। अगर आप, मैं कहता हूँ कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की जो तरीके थे उनको ही वास्तव में लागू कर देते तो शायद उसका कुछ असर पड़ता। दूसरा, अब मैं 2 विशेष बिंदुओं की चर्चा इसके संदर्भ में करना चाहूंगा। एक तो गिफ्टेड चिल्ड्रन वाला जो आइडिया है, जिसको हम प्रतिभा संपन्न बच्चे कह सकते हैं। तो एक तरह से ये प्रावधान में ये कहा गया कि हम गिफ्टेड जो प्रतिभा संपन्न बच्चे हैं उनके लिए एक तो विशेष पढ़ने लिखने की व्यवस्था करेंगे, उन्हें विशेष अवसर देंगे। और ये भी कहा गया कि बीएड में हम एक विशेष इसके लिए एक विशेष शाखा अध्ययन की शुरू करेंगे, मतलब एक स्पेशलाइजेशन बीएड में प्रतिभा संपन्न बच्चों के संबंध में शुरू की जाएगी। तो पहली बात तो यह है कि ये प्रतिभा संपन्नता की धारणा ही अपने आप में जो है एक सापेक्षिक धारणा है। हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति अपने आप में प्रतिभा संपन्न है। आप में प्रतिभा ए है, मुझ में प्रतिभा बी हो सकती है, ज्योति मैडम में प्रतिभा सी हो सकती है। तो उसको तुलनात्मक रूप से ही देखना एक तरह से अन्याय है और जो एक तरह से शैक्षणिक पैडागोजिकल या मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है उसके खिलाफ है। दूसरा, अगर आप ये एक टैग लगाएंगे तो कौन सा बच्चा जो ये नहीं चाहेंगे कि हम प्रतिभा संपन्नता की क्षेत्र में आए या हम पे गैर प्रतिभा संपन्न होने का या सामान्य, साधारण, पिछड़े या एक तरह से कुछ ना कर पाने वाले बच्चे लगे। सभी अपने आप को, सभी के माता पिता और सभी अपने आप को प्रतिभा संपन्न ही है और समझना भी चाहिए, हर एक की अपनी प्रतिभा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो काफी समस्यास्पद मुद्दा है। दूसरा मुद्दा इन्होंने विशेष रूप से ये कहा है कि जो, जैसे मैंने 4.45 और 40 का जिक्र किया, जिसमें मोटे रूप से उन्होंने ओलंपियाड और कंपटीशन का कहा कि उसको स्कूली स्तर से लेके यूनिवर्सिटी के स्तर पे जो है प्रोत्साहित किया जाएगा और साथ ही उसको आपके आगामी जो प्रवेश परीक्षाएं हैं या आगे आपने जैसे अगली उच्च कक्षाओं में प्रवेश लेना है उसके साथ भी उनके परिणामों को जोड़ा जाएगा। और ये दोनों तरह के
आयाम है मुख्य रूप से तीसरा प्रोग्राम ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, जैसे विश्व बैंक या उनकी एजेंसियों द्वारा जो प्रस्तावित आयोजन है उनके साथ जुड़ते हैं। तो इन दोनों बातों को अगर आप ये समझें तो उसका मतलब है कि अगर आपने ओलंपियाड या कंपटीशन की शर्तें और उनमें दाखिल होने के तौर तरीके देखे होंगे, तो क्या आप ये सोच सकते हैं कि हमारे सामान्य स्कूल के सामान्य बच्चे इन प्रतियोगिताओं में जा सकते हैं, या इनके बारे के ऊपर इनका मानसिक असर क्या होगा? कुछ बच्चों को विशेष मौके दिए जाएंगे, कुछ बच्चे ऐसे समायोजनों में शामिल होंगे और कुछ बच्चे नहीं हो पाएंगे, तो क्या ये विवेचन उनके मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर असर नहीं डालेगा? मैं मानता हूँ निश्चित तौर पे वो उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा और शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा। और इसके अलावा अगर आप एनटीए की भूमिका को देखें, जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है, जिसके बारे में ये कहा गया है कि वो टीचर टेस्ट मतलब शिक्षकों का जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उससे लेके अंडर ग्रेजुएट लेवल तक जो मतलब कॉलेज में दाखिले होते हैं उन तक के टेस्ट एनटीए के टेस्ट पे आधारित, जो एक रूपता पर आधारित होगा। और ये एनटीए की एक रूपता भी हमारी न केवल विविधता को पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट करेगी, बल्कि उसके साथ साथ ये भी वो करेंगे कि बहुत से बच्चों की वंचना का कारण बनेंगे। हमें तमिलनाडु की नीता जी का उदाहरण याद रखना चाहिए, जिन्होंने इसीलिए अपने आप को समाप्त कर लिया, अपना बलिदान दे दिया कि 98% मतलब तमिलनाडु की स्थानीय परीक्षा में 98% अंक होने के बावजूद भी उन्हें मेडिकल परीक्षाओं में दाखिला नहीं मिल सकता। और नेताजी जैसे बहुत से लड़के और लड़कियां होंगे जो इस तरह के विभेदीकरण और केंद्रीकरण का शिकार हुए होंगे और आगे भी हुए होंगे। तो अंत में मुझे लगता है इसका एक पक्ष बड़ा महत्वपूर्ण शिक्षकों के संदर्भ में भी है, जिसका जिक्र मैं जरूर थोड़ा सा करना चाहूंगा। और इसके बारे में ये इसलिए भी आप इसे समझें कि इसके बारे में काफी भ्रम भी फैलाए जा रहे हैं और इसके प्रवक्ता, इसको लिखने वाले ये कह रहे हैं कि हमने प्राथमिक शिक्षकों को एक तरह का सेकेंडरी शिक्षकों के बराबरी का दर्जा दे दिया जब हमने टेन्योर ट्रैक या एक तरह के समान टेन्योर की बात की। तो अगर आप जो प्रस्तावित शिक्षा नीति है इसका चैप्टर 5 का पॉइंट नंबर 5.17 से 20 तक को पढ़ें और शिक्षक साथियों से मेरा विशेष निवेदन है कि वो बिल्कुल ध्यान से पढ़ें और जरूरत लगे तो हम पे फोन पे भी इसके बारे में बात करें, जिसका भी मैं विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। उसका मोटा मोटा मतलब मैं आपको बताता हूँ जिससे आप अपना मानसिक स्वास्थ्य तय कर सकते हैं। वो मोटा मोटा मतलब ये है कि जैसे आज आपकी नौकरी की मतलब सेवा की वरिष्ठता, आपकी टेन्योर और उसके साथ जो आपकी इंक्रीमेंट लगती है उसका एक तौर तरीका निश्चित है और उसके बाद आपका एक पदोन्नति का एक चैनल है। ये कई वजह से अलग अलग तरह से कई बार वो सक्रियता से नहीं हो पाती, लेकिन उसमें प्रावधान है। लेकिन वर्तमान ये प्रारूप आपको ये बताता है कि आपकी कोई मतलब टेन्योर नौकरी की वरिष्ठता या सेवा की लंबाई, मतलब कि आपने 15 साल नौकरी कर ली या 20 साल नौकरी कर ली या आप किस स्तर पे है, इससे आपकी पदोन्नति तय नहीं होगी और ना ही आपका इसके आधार पे इंक्रीमेंट लगेगा, बल्कि आपकी पदोन्नति इससे तय होगी कि आपकी प्रदर्शन किस तरह का है, आपके प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है, किस तरह किया गया है, क्या जो मूल्यांकन करता है आपके प्रदर्शन से परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड है कि नहीं है। तो प्रदर्शन के जो आधार हैं वो मुख्य रूप से ये है कि आपका क्या नाम लेते हैं आपकी उपस्थिति कितनी है, आपका अपने इसके प्रति संस्थान के प्रति प्रतिबद्धता कितनी है, आपने जो लगातार व्यावसायिक विकास है प्रोफेशनल डेवलपमेंट जिसकी वो 50 घंटे साल में आपको करने के लिए कहते हैं, उसको आपने इस शर्त को पूरा किया है या नहीं किया है। और इसके अलावा कि आप
का जो पीयर ग्रुप है, पीयर ग्रुप के आपका जो संपर्क समूह है और आपकी जो प्राधिकारी है, मतलब आपसे जुड़ी जो मैनेजमेंट है, वो आपके प्रदर्शन से संभव है या नहीं है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप अपने अधिकार की बात करेंगे, प्रबंधन की आलोचना करेंगे या सरकार की आलोचना करेंगे या किसी मुद्दे के संदर्भ में अपनी आवाज उठाएंगे, तो वो फिर आपका मूल्यांकन किस तरह का होगा, आपकी पदोन्नति कैसे होगी, आपका इंक्रीमेंट कैसे लगेगा, और इन सब चीजों से आपका मानसिक स्वास्थ्य कहाँ जाएगा, ये लगता है कि मेरे शिक्षक साथी, शिक्षिका साथी जो हैं वो मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। और आप उनको हेलो जी जी हेलो जी एक आपसे अभी निवेदन है जी जी आपका ना संस्कृत में है ना जो क्लबे में जो करता है कि वो जी जी PA2 में उसको एक रोल मॉडल की तरह माना गया था और जी जी कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कार्य को सराहा गया है। 10 साल से ज्यादा उससे क्लबे से जुड़े हुए हैं। जी जी क्लबे के बारे में बोलते हुए उसके बाद हमारे वो किया। जी जी धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आगे एकलव्य के संदर्भ में भी इसी बात को आगे जोड़ते हुए अपनी बात में खत्म करूंगा और बिल्कुल 5 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए, मोटे तौर पे जैसे एकलव्य का मोटो ही यही था कि शिक्षक और विद्यार्थियों को अपेक्षित स्वायत्तता दी जाए और शिक्षण, प्रशिक्षण, शिक्षा और शिक्षण प्रक्रियाओं में एकलव्य मतलब शिक्षकों की समुचित भागीदारी केवल कागजों पर ना हो बल्कि क्रियात्मक रूप से हो। और जो आज आप अगर आप NCERT की वर्तमान किताबें देखेंगे, उसके आधार पर राज्यों में भी जो किताबें बनी हैं उन्हें आप देखेंगे तो उनमें ये आपको काफी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होगा। एकलव्य का मुख्य हस्तक्षेप विज्ञान शिक्षण, प्राथमिक शिक्षण और सामाजिक विज्ञान शिक्षण, सोशल साइंस, टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, इन 3 क्षेत्रों में था। पर इन 3 क्षेत्रों में उन्होंने कुछ चीजों को आधारभूत रूप से शामिल किया। विज्ञान रूप से और ये मान के चला कि पहले कि किसी भी शिक्षा व्यवस्था में सुधार तभी हो सकता है अगर उसके सभी अंगों हो, जिसमें परीक्षा व्यवस्था भी शामिल है। तो मुख्य रूप से करके सीखो जो एकलव्य का एक मोटा मोटो था विज्ञान शिक्षण में। तो विज्ञान में उन्होंने ये कोशिश की कि हम भाषण के द्वारा या लेक्चर के द्वारा विज्ञान न पढ़ाएं बल्कि अलग अलग प्रयोगों को करके बच्चे उनके अवलोकन करें और अपने अवलोकन द्वारा उनके निष्कर्ष निकालें। एकलव्य की जो विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें हैं उन्हें हम पाठ्य पुस्तकें नहीं कहते थे, उन्हें कार्य पुस्तिकाएं कहते थे। तो अगर आप देखेंगे उनको बाबू कहते थे। तो उनको डिजाइन या उसका इसी तरह से लिखा गया है कि उनमें हर एक प्रयोग के एक एक स्टेप को बताया गया है और उसके बाद बच्चों को कहा गया कि ऐसा करने के बाद आपको क्या लगा। तो इसी तरह से वो प्रक्रिया पूरे पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम उसी प्रक्रिया से विकसित हुआ। दूसरा, उसमें मूल्यांकन में भी एक व्यापक बदलाव किया है। वो यह था कि आप पुनर्मूल्यांकन के द्वारा इसको मूल्यांकित करेंगे, जिसका मुद्दा ये था कि आपने जो मूल्यांकन मतलब जो सोच के सवाल बनाए हैं या जो सोच के बच्चे उसका अंतर दे रहे हैं, इन दोनों समझों में अंतर हो सकता है। तो पुनर्मूल्यांकन के अंतर्गत ये व्यवस्था थी कि जब आपकी अंतर शीट्स आ जाती हैं तो आप उनको एक बार पुनः एक सैंपल के तौर पे द्वारा मूल्यांकित कीजिए और जो सवाल आपको लगता है कम अटेम्प्ट किए गए हैं या जो ज्यादा अटेम्प्ट किए गए हैं उन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित कीजिए। जो आप पुनर्मूल्यांकन के द्वारा करते हैं इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा समय चाहिए, इसलिए अभी मैं इससे बात नहीं करूंगा। और तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा था कि एकलव्य की जो पाठ्य पुस्तकें विशेष रूप से सामाजिक विज्ञान और इसकी अगर आप देखेंगे तो इसमें पैटागोजी के स्तर पे और विषय वस्तु के स्तर पे काफी सारी चीजें आपको अलग दिखेंगी। जैसे पैटागोजी पे आप देखेंगे कि उसमें केवल विवरण नहीं है, अलग अलग गतिविधियां, प्रश्न पूछना, चर्चा करना, इसके अलावा
मानचित्रों का बहुत ही व्यापक उपयोग, तालिकाओं का व्यापक उपयोग, इसके अलावा अन्य बहुत सारी गतिविधियों को उपयोग में लाया गया है। दूसरा इसके ये फर्क देखेंगे प्राथमिक शिक्षण की, जिसको कुछ हद तक अभी इन्होंने प्री स्कूलिंग के साथ जोड़ के देखा गया है कि आप बच्चों को अलग अलग गतिविधि के आधार पे केवल भाषण या एक आलेख से पढ़ाने की कोशिश ना करें। तो मोटे रूप से अगर आप मुझे अब कहें कि 2 मिनट में समराइज करूं, तो समराइज करने के लिए 2 चीजें हैं। एक तो शिक्षक और जो बच्चे हैं उन दोनों की पठन पाठन की प्रक्रिया में समान भागीदारी होनी चाहिए, और दूसरा चीजें करके सीखने से आती हैं, केवल भाषण देने, वक्तव्य देने से नहीं आते। जितना हम खुद करके देखेंगे उतना आप कर पाएंगे। और ये चीजें, और तीसरा कि हमें विभिन्न मुद्दों को जनवादी परिप्रेक्ष्य से देखना चाहिए। केवल सरकार के दृष्टिकोण से किताबें, नीतियों का प्रचार का माध्यम नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसका एक तरह से आलोचनात्मक मूल्यांकन भी होना चाहिए। विशेष रूप से अगर आप एक सामाजिक विज्ञान की किताब को देखेंगे तो आपको ये परिप्रेक्ष्य बहुत स्पष्ट से समझ में आएगा। और क्योंकि अब मेरा समय समाप्त हो रहा है, तो इसके लिए इससे मैं अब बात नहीं कहूँगा। तो मैं पुनः आप सबका, आयोजकों का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया, और इसके बाद आपके जो भी सवाल है उन पे हम सवालों के सेशन में बात करती हैं। धन्यवाद। वीडियो अनम्यूट कर दो, वीडियो अनम्यूट कर दो, वीडियो बंद कर दो। राममूर्ति सर, आपने के समय में बहुत सी बातें आपने टच किया है, और इसके ऊपर बहुत सारे हमारे श्रोता के उनके सवाल भी होंगे, क्योंकि हमारे अगली वक्ता है। फिर उनके बाद हमें वक्तव्य के बाद आपके प्रक्रिया में भी बहुत सारी बातें अब आएंगी। तो मैं अब इसीलिए हमारे अगले वक्ता हैं, वीडियो ऑफ कर दिया ना। वो विषय है वर्तमान शिक्षा प्रणाली, छात्रों की मानसिकता एवं आगे बढ़ाते हुए चंद्रशेखर खान जी सबसे आग्रह है कि आप अपनी बात को रखें। हमारी 25 मिनट की समय रहेगी। चंद्रशेखर खान जी, सुधा जी, इनको म्यूट कर दीजिए, राममूर्ति जी को म्यूट कर दीजिए। हाँ, आप कर पाए तो अच्छी बात है। जी, राममूर्ति जी को म्यूट कर दीजिए। कर लेता हूँ, मैं म्यूट कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है। सुजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत आभारी हूँ जौहर जी का, जिन्होंने बड़े विस्तार से इसका चिंतन किया और इसका आयोजन किया। तो सर्वप्रथम उनको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर राममूर्ति शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बेसिकली कारखाने में, टाटा मोटर में ट्रेनिंग जनरल मैनेजर था, लेकिन जब मैं टाटा मोटर में था तो उसी समय से मैं XLRI, NIT, IIT, IIM वगैरह का और दुनिया के दूसरे विजिटिंग प्रोफेसर रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि राममूर्ति जी ने बड़ा ही व्यापक और विहंगम दृश्य दिखाया है। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, क्योंकि जब वो चीजों को उन्होंने विस्तार में बता दिया है, शिक्षा कैसी हो, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। तो ये आपके देखेंगे कि जब मैं सुन रहा था राममूर्ति जी को, तो मुझे 1935 की एक घटना याद आई कि नगर के दूर दराज के बहुत सारे लोग गांधी जी से मिलने आए थे, बड़े आशा और विश्वास के साथ। तो गांधी जी से उन्होंने प्रेम करके पूछा कि उसको महात्मा समझते थे, महात्मा थे भी, कि
महात्मा जी हम लोग आजाद कब होंगे? तो गांधी जी ने अपनी शैली में, विनोदपूर्ण शैली में कहा कि आजाद कब होंगे, हम तो आजाद हो गए हैं। तो फिर वहां के लोगों का, बड़े सुंदर लोग, उन लोगों ने कहा कि अरे इसकी जानकारी तो हमको नहीं मिली। तो गांधी जी ने फिर कहा कि एक अंदर की आजादी होती है जो हमें कोई देता नहीं है, हमें प्राप्त करना पड़ता है। तो शिक्षा से जुड़ा हुआ समाज इस चीज को देखना पड़ेगा कि रीतियां और नीतियां आएंगी। और पहले भी बहुत सारे लोग शिक्षित हुए हैं, शिक्षित होंगे। अब जो हमारी चुनौती है इसको थोड़ा सुनिएगा कि जिस एरा में हम जी रहे हैं, और हमने पॉइंट को नोट कर लिया है, अपने किन बातों को हमें कहना है, तो मैं तेजी से उसको कह पाऊंगा। लेकिन एक चीज जो हमारे दिमाग में होनी चाहिए वो ये है कि वी आर फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, बट द इंफॉर्मेशन वी वांट is not the information we want. The information we want is not the information we need, and the information we need we do not have. तो ये इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन जो हो, जो चीजें जो बन रही हैं और आ रही हैं, इस बीच में दुनिया रहेगी और हमें ये चुनना पड़ेगा कि किस प्रकार ऐसे सूचना तंत्र में जिसके अपने फायदे गैरफायदे हैं, हमें अपने आप को जो आगे बढ़ाना पड़ेगा। और आज का जो विषय है इसके लिए हमने जो कुछ पॉइंट को यहाँ दुरुस्त किया है, जो मैं आपसे जौहर साहब और सुजय जी हमको बता दीजिएगा। समय जितना आप बताएंगे मैं उतना ही समय लूंगा। लेकिन मूल रूप से जो माइंडसेट एक एजुकेटेड सोसाइटी का, एजुकेटेड आदमी का होना चाहिए, उसको ये मैं बोलता हूं कि सारी चीजें रास्ते पर आ जाएंगी यदि हम एक फॉर्मूला का शुरू से माइंडसेट शिक्षा में तैयार करें, जिसको मैं बोलता हूं LSC। वो ये है, L है डू नॉट लाई, F है डू नॉट स्टील, चोरी मत कीजिए, झूठ मत बोलिए, चोरी मत कीजिए, और तीसरा डू नॉट चीट, धोखा मत कीजिए। क्योंकि इसका सीधा प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। स्वास्थ्य शब्द अपने आप में बड़ा अनोखा, अनुपम और अद्वितीय शब्द है। स्वास्थ्य का मतलब होता है स्व अर्थ, कि हम अपने में अंदर जाएं, अपने में हम निवास करें, और अपने में जब हम निवास करने लगेंगे तो हम ढेर सारी चीजों को जानेंगे और समझेंगे। तो ये आप ये देखेंगे कि शिक्षा नीतियों में वर्तमान में भी मैंने हायर सेकेंडरी नेतरहाट से किया, और हम लोगों ने देखा कि नेतरहाट में जो पैटर्न था, जो आगे शिक्षा नीतियों में उन चीजों को लिया गया है, और वो चीजें सामने आएंगी, तो धीरे धीरे हम लोग ख्याल रहे कि है ये इन प्लस इन लोग हमारा स्पिरिचुअल हो, हम आउटलुक हमारा साइंटिफिक हो, साइंटिफिक बोलते थे। तो दोनों की जरूरत है, इनलुक प्लस आउटलुक। यदि ये बैलेंस नहीं होगा तो जैसे ज्योति जी बोल रही थी, मेरी बेटी भी शारीरिक और सारी चीजों का यदि आप निचोड़ निकालेंगे तो स्थान काल स्थिति को समझने वाली वास्तविक मानसिक स्थिति, इट्स ए रियल वर्ल्ड, सो रियल लर्निंग
ये हमें अपने ध्यान में रखना है। दूसरा, जीवन पर सतत और सार्थक नियंत्रण। हम जीवन को हमेशा कंटिन्यूअसली किस तरह पॉजिटिवली कंट्रोल कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, इस पर हमारा स्वास्थ्य और हमारी मानसिक स्थिति निर्भर करती है और शिक्षा ये लाया जाता है। और इसीलिए मैं इसको बोलने में घबराता नहीं हूं। पहले जीवन को सीखने के लिए लोग वन में जाते थे और जब परीक्षा होती थी, राममूर्ति जी ने बड़ा बढ़िया से कहा, गुरुकुल में वो सब चीजें हैं और धीरे धीरे आ रही हैं कई जगह में, क्योंकि सारी चीजों को मैं भी नहीं समेटूंगा क्योंकि उतना समय भी नहीं है और मेरे पास दूसरे भी होंगे, तो मैं कम से कम मैं पॉइंट वाइज इसको मैं डील करना चाहूंगा कि जो जब गुरुकुल से लोग जाने लगते थे तो उनकी परीक्षा होती थी और राममूर्ति जी इस बात को जानते हैं कि परीक्षा में उनका हेड, हार्ट और हैंड एक साथ काम करे, इसलिए पहला काम जो सबके लिए कंपलसरी था वो था कि कुछ जो घास होता है, ग्रास, उसको उखाड़ करके लाएंगे। और जब बच्चे लाते थे उखाड़ करके तो उन्हें कहा जाता था कि आप अपना हाथ दिखाइए और लोग हाथ दिखाते थे। जिनका हाथ रक्त रंजित नहीं होता था उनको पास किया जाता था और जिनका हाथ रक्त रंजित होता था, क्योंकि कूस का अगला भाग बड़ा शार्प होता है, तो उनको पास किया जाता था कि इसने दिल और दिमाग पर कुछ काम किया है और इसीलिए टर्म डेवलप किया कुशाग्र बुद्धि के एकदम शार्प। और वो एक दिन की घटना नहीं है, इसे हमें लगातार करना पड़ता है और उससे, क्योंकि शिक्षा का अर्थ है कि जीवन हमारा बेहतर हो, हम समाज के लायक हो, समाज को अपने अनुकूल बनाए। और इसीलिए इसकी जो तीसरी जो है खुश और आशावादी दृष्टिकोण, एक ऐसे दृष्टिकोण का निर्माण जो हैप्पी हो, हैप्पीनेस प्लस होपफुल, क्योंकि यदि हम हैप्पी फील नहीं करेंगे और होप नहीं रखेंगे तो होपलेस हो जाएंगे। और जो भी होपलेस होता है और हैप्पी नहीं होता है उसकी दृष्टि में सृष्टि वैसी नहीं दिखाई पड़ती है जैसा दिखाई देना चाहिए। तो ये स्वरूप शिक्षा का अपना हो और इस तरह से हो। अगला, नियंत्रित आंतरिक चेतना, जो हमने आपको कहा कि इनसाइड इंस्टिंक्ट वो हमारे प्रखर हो और इन चीजों को ध्यान में रखा गया है। मैं रीति पर नहीं जाऊंगा। शिक्षा का अल्टीमेटली जो उद्देश्य है जो हमें प्राप्त पड़ेगा और संयोग से राममूर्ति जी ने उसको बता ही दिया है। अगला है संतुलित भावात्मक विकास। संतुलित भावात्मक विकास दैट मीन्स कि हमारा आईक्यू हो, इंटेलिजेंस कोशेंट जो कई तरह से, इमोशनल कोशेंट जिस पर बहुत सारे काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं, सोशल कोशेंट, एडवर्सिटी कोशेंट और कॉस्मिक कोशेंट। के आप ये देखेंगे कि कोरोना ने ये सिखा दिया कि हम संसार में अकेले रह सकते हैं। कहीं यदि दुविधा और असुविधा आएगी तो उसका फैलाव बढ़ेगा। तो ये कॉस्मिक इंटेलिजेंस कैसे हम ला रहे हैं और कैसे हमारे काम इन चीजों को कर रहे हैं, इसे हमें देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। मैं इसकी गहराई में नहीं जाता हूं, इस पर अपने आप सेशन किया जा सकता है। अपने आचरण पर संपूर्ण ध्यान। सामान्यतया क्या होता है कि हम दूसरे के आचरण को बहुत देखते हैं, लेकिन अपने आचार और विचार की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। और एक एक व्यक्ति यदि इस काम को करने लगे तो ये पूरा कायनात, पूरा ये व्योम, पूरी ये वसुंधरा निखर जाएगी और देखिएगा कि इबादत हमारी आदत हो जाएगी। जिस चीज को हम करेंगे अच्छी तरह से करेंगे और उस पर हमारा ध्यान रहेगा। इसलिए शिक्षा में दृष्टि, लक्ष्य, मूल्य, व्यवहार और आचरण जो भी हम करते हैं
वो हमें लाना पड़ता है और लाने की अपेक्षित जरूरत पड़ेगी, और इससे मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो है वो जुड़ा हुआ है। होश हो और जोश हो, ये अल्टीमेट मैं आपको बता रहा हूं, जिसको आप संपूर्ण पन्नों के साथ करेंगे या आगे आने वाले इस ये संशोधन होंगे, उनमें इन चीजों को लाना पड़ेगा। समाज के लिए उपयोगी और समावेशी, जिसको इंक्लूसिव डेवलपमेंट और इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं, कि कोई पीछे नहीं छूटे। हुआ है क्या कि हमने धीरे धीरे सारी चीजों को प्रतियोगात्मक बना दिया है, मतलब सहयोग से बढ़ के अधिक हम प्रतियोगिता अनावश्यक ला दिए हैं और समाज सहयोग से चलता है, और वो हम सीख नहीं पाते हैं। जो आदमी इस कोऑपरेटिव स्पिरिट को सीखता है, जो समाज सीखता है, वो आगे बढ़ता है, और शिक्षा का इससे गहरा नाता और रिश्ता है। जीवन दर्शन, लाइफ फिलॉसफी और अच्छी आदतें, हैबिट एंड एटीट्यूड, ये आपने देखेंगे, इसीलिए हमने आदत और इबादत कहा। अच्छी आदतें हमें अच्छे स्वास्थ्य, वो मानसिक और शारीरिक, उसकी तरफ में जाता है, क्योंकि जब भी हम मानसिक रूप से गड़बड़ाते हैं या शारीरिक रूप से गड़बड़ाते हैं, तो आपने देखिएगा कि कहीं कहीं अच्छी आदतों का अभाव है और हम अपने में अवस्थित नहीं है। अगला स्वतंत्र चिंतन, स्वतंत्र चिंतन, और आगे स्वतंत्र चिंतन पर बहुत बातचीत हुई और समीक्षा इनडायरेक्टली हम लोगों ने किया इसको। इसके बाद संतोष और असंतुष्ट संतोष जो है उसमें हम संतुष्ट रहेंगे, जो नहीं आया है सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड सेटिस्फाइड, उसके लिए हम प्रयास करेंगे, जलन नहीं करेंगे, ईर्ष्या नहीं करेंगे नहीं। तो वास्तविक कल्पना शक्ति मुंगेरी लाल के हंसी सपने नहीं। सपना देखिए, मैं उस पर आ रहा हूं। सपना कैसा देखिए, जो डॉक्टर कलाम ने देखा और कहा। आप सभी विद्वान व्यक्ति यहाँ हुए हैं। जब डॉक्टर कलाम ने कहा था कि इस दुनिया में प्रत्येक जीव एक विशेष भूमिका निभाने के लिए रचे गए हैं, ये सारे रॉकेट मिसाइल उसी की रचना है। कलाम नाम से पुकारे जाने वाले एक छोटे से व्यक्ति के जरिए ताकि भारत को, जनता को बताया जा सके कि वो कभी क्षुद्रता या हारा का अनुभव न करे। हम सभी अपने में एक अग्नि लिए जन्म लेते हैं। हमारी ये कोशिश होना चाहिए कि हम उस अग्नि को पंख दें और अंदर की संपूर्ण ताकत को पहचाने, और अपने अपने क्षेत्र में जो हम शोध कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं, समाज के लिए जो चीजें कर सकते हैं वो हम करें। और ये यदि हम करते हैं तो इसका हमें फायदा होगा। और इस तरह से जो विवेकानंद जी ने कहा है, जो हम बैकड्रॉप में है, कि फुटबॉल खेलना ही उतना ही जरूरी जितना और, इसका मतलब हुआ कि शारीरिक स्वास्थ्य के वो हमें आए, और ये यदि आता है तो इसका असर जो है हमारे ऊपर में करता है। जिन मूल्यों को हमने आपको कहा है, आप यदि निचोड़ निकालेंगे तो देखा जाए पॉइंट आपको करीब पॉइंट है, जो स्थान काल और परिस्थिति को समझने वाली वास्तविक मानसिक शक्ति से लेकर के शारीरिक व्यायाम तक, और बीच में विजन, मिशन, वैल्यू, इन चीजों को यदि हम बिल्कुल जो कई चीजें जो हम बचपन में सीखते हैं उसको जिंदगी में भूलते हैं। कई चीजें जो हम पीएचडी में या एमएससी या एमटेक में, हमने भी एक आईआईटी खड़गपुर से किया है और दूसरी जगहों से दूसरी भी चीजें, तो आपने देखिएगा कि नेताहट की चीजें याद हैं। उसके लिए हमें पन्ने पलटने की जरूरत नहीं है, पलटना पड़ता है कुछ, लेकिन बाद के दिनों में जब ऐसा नहीं कि वो हमें याद नहीं है, क्योंकि अच्छा लाने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन यदि
मैं प्रवृत्ति जो उद्देश्य होता है तो आदमी जिंदा रहते हुए एक लाश की तरह है, फिजिकली नहीं बट इंटेलेक्चुअली और इमोशनली वो कुछ नया नहीं कर रहा है। तो शिक्षा ये उद्देश्य हो कि हम इन चीजों का सृजन करें, और इन चीजों का यदि हम सृजन करते हैं तो मैं समापन कर रहा हूं, मैं समय नहीं लूंगा। यदेव विद्या करोति, जिसको बोला गया है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इसको कई तरीके से कहा गया है। ये शाश्वत मूल्य है जो आगे भी पीछे भी रहा है, अभी भी है और आगे भी रहेगा। तो मैं समापन कर रहा हूं, बिलीव इन बीइंग द बेस्ट। ये जज्बा लोगों में आए और ये कंपटीशन के तौर पर नहीं बल्कि कॉपरेशन के तौर पर। जदेव विद्या करोति श्रद्धाया उपनिषदा तदावतारम वीर्यावतारम भवति। दिस इज द एसेंस ऑफ नॉलेज। क्या विद्या से बहुत काम होता है, लेकिन सिर्फ यदि विद्या पर, शिक्षा पर ही हम रुके रह जाएंगे तो हम सब काम नहीं कर पाएंगे। उसमें हमारी श्रद्धा, जिन्होंने जिस पर राममूर्ति जी ने लाया अपना इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी, केवल विद्या और श्रद्धा से काम नहीं चलेगा, उसमें हमारा कमिटमेंट हो। तो लेट अस सी ए सिचुएशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन for the physical and mental health, where we have the knowledge, know-how plus show-how. We have the trust in our own kind of sublime knowledge, and we must be committed to develop ourselves, our family, our society, our nation, and the entire cosmos, and create a win-win-win kind of thing. Be sensitive to the environment. वातावरण से हम हो। अभी तक जो शिक्षा की रीति नीति रही है, लोगों में कॉम्पिटिटिव विन-विन, ये हम भी काम मिल करके काम करना है। और ये काम करते करते लोगों ने प्रकृति को हराने का प्रयास किया। अब ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, थर्ड डब्ल्यू, नॉट वर्ल्ड वाइड काइंड ऑफ नेटवर्क और वेव्स, बट ये डब्ल्यू है कि हम जीते, समाज जीते, देश जीते, दुनिया जीते, उसमें प्रकृति हारे नहीं, प्रकृति भी जीते। यदि इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे तो न सिर्फ हम एक ऐसे शिक्षित समाज का विकास करेंगे, बल्कि एक वांछित समाज का विकास करेंगे और उससे बहुत कुछ हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जो समय दिया जाता है मैं उसी का पालन करता हूं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट मेरे कार्यक्रम का एक हिस्सा है। Wish all of you all the best, and let these waves which Jawahar Sahab has said move from place to place. बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप सब चीजों को आगे बढ़ाएं। सुजीत जी को बहुत बहुत, सुजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद इंट्रोड्यूस करने के लिए। थैंक यू। ऐसा कि आपने कुल जो इक्विपमेंट है, जो मैनेजमेंट की जो निपुणता है, वो आप यहाँ पे भी बरकरार रखी। हालांकि सामाजिक सरोकार के मसले पे उससे ज़्यादा तथ्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं और कभी कभी समय की सीमा भी आगे निकल जाती है, लेकिन आपने उसको भी ध्यान में रखा। अब हमारे पीछे दो वक्ता रख, तो अब कुछ साथियों के जो सवाल है, मैं चाहता हूं कि वो सवाल एक एक करके प्रस्तुत करें, या कुछ और थोड़ी टिप्पणी देना चाहते हैं के साथ, लंबा मत करें, ताकि हमारे जो दो वक्ता है उनके ऊपर अपना स्पष्टीकरण दे सके। तो आप सभी उपस्थित सज्जन से रिक्वेस्ट है कि आप जो भी सवाल है उनको रखें। हेलो,
हेलो। हाँ, ये प्रिया रंजन जी। हेलो, मैं प्रिया रंजन बोल रही हूँ। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी प्रिया जी। हाँ हाँ हाँ। नमस्कार सर, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला आपके स्पीच से। बस मैं एक छोटा सा सवाल है मेरा, जो मैं अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस के बेसिस पर पूछ रही हूँ आपसे कि शिक्षा प्रणाली वगैरह तो सब चेंज हो रही है और बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा ही है, लेकिन जो मानसिक संतुलन है बच्चों का, उसमें क्या आपको नहीं लगता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, जो अभिभावक होते हैं, और जो सोसाइटी इन जनरल जो प्रेशर डालता है बच्चों के ऊपर कि बच्चे हर फील्ड में अच्छा करें, मतलब हर बच्चा किसी न किसी तरह से तो अच्छा होता है, लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ाई में भी अच्छा करे, स्पोर्ट्स में भी अच्छा करे, म्यूजिक में भी अच्छा करे, तो वो एक तरह से प्रेशर बन जाता है बच्चों के ऊपर, जो जिससे उनकी मानसिक संतुलन में बहुत, और जो टीनेज सुइसाइड्स, डिप्रेशन, इसके जो केसेस आते हैं, उसके पीछे ज्यादातर एग्जाम के रिजल्ट का डर या पेरेंट्स का डर यही रहता है। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? इसमें मैं थोड़ा सा जोड़ देता हूं। आप साहब भी, चूंकि शर्मा साहब मौजूद हैं तो वो भी जोड़ेंगे। सुजय जी, मैं इसका जवाब दूं? हेलो प्रिया जी, आप तक आवाज जा रही है? हाँ जी, मैं सुन रही हूँ एकदम। जी, धन्यवाद। अच्छे से होता क्या है कि ट्रेनिंग में पेरेंट्स और बच्चे भी, हम लोग क्या करने लगे हैं कि यदि हम मछली को वृक्ष पर चढ़ाने का ट्रेनिंग देने लगे और खरगोश को तैरने का ट्रेनिंग देने लगे, तो मछली वृक्ष पर चढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि इंस्टिंक्टली उसमें वो नहीं है, और खरगोश उधर से होश हवास खोते हुए आएगा। तो ये आप देखेंगे कि गार्जियन के बहुत सारे अरमान हैं, जो पेरेंट्स के, अभिभावक के, सबके। तो वो शेयरिंग, जो हमने जब आपका विजन मिशन शेयरिंग, के बच्चों को जब धीरे जानने का प्रयास करें, उनको छोड़े भी नहीं, उनकी सहभागिता कि किस चीज में उनका एक्सप्रेशन जो है वो बढ़िया होगा। हमारी लालसाएं, तमन्नाएं हैं, लेकिन एक जो दोनों को और समाज को पसंद आए, उस तरफ हमें जाना पड़ेगा। यदि उसके अंदर में चला गया जिससे हम चाहते हैं, मेरे चाहने से नहीं होगा। विल, क्रिएट ए विल, व्हाट यू विल यू हैव, दैट ही विल बी एबल टू डू, ही और शी विल बी एबल टू डू और नॉट। तो विल टू डू, और ये जब हो जाता है तो जिसका जो एक्सप्रेशन है उसमें ये चलता है, ये थियोरेटिकल नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे पढ़े हैं एक चीज और बाद में चले जाते हैं दूसरे में। जी जी, बिल्कुल। तो इन चीजों को हमें, और इसके उदाहरण में हम लोग जाएंगे तो चूंकि उदाहरण बहुत है, तो हमें ये मिल जाएगा। तो आप आपकी ही विधा, मनीषा और आभा धन्यवाद। जी जी सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है सूर्य सर? हाँ जी जी जी, मैं इसमें सिर्फ इसी जोड़ना चाहूंगा। मुझे जो खान सर ने कहा उससे मैं काफी हद तक सहमत हूँ, लेकिन ये उतना ही महत्वपूर्ण है और हमारे लिए एक मतलब
हमारी भूमिका का विषय भी है, सक्रियता का विषय भी है। शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा के मायनों को बहुत संकुचित ना कर दिया जाए और उसके अर्थों को व्यापक बनाया जाए, और हम जो अपेक्षाओं को, बहुत चुनिंदा अपेक्षाओं को सबके ऊपर थोप देते हैं या सभी से अपेक्षा करते हैं कि ये सारे बच्चे कर लें, जैसे सर ने उदाहरण दिया वो बिल्कुल सही है। तो उन अपेक्षाओं को हर एक की अपनी क्षमता, अपनी आवश्यकता है और अपनी गति भी है। उस हिसाब से वो शिक्षा व्यवस्था ही ऐसे आयोजित होनी चाहिए कि उसमें हर तरह की संभावनाओं को विकसित होने के पर्याप्त मिले। आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर हम शिक्षा को बहुत संकुचित ना कर दें तो ये जो सुसाइड टेंडेंसीज है या सुसाइड जो बच्चों के ऊपर अनावश्यक बोझ है वो काफी हद तक कम कर दिया जाएगा। हम गिनती के 5-7% लोगों की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को सभी की अपेक्षाएं और आवश्यकताएं बना रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे प्रियरंजन मैडम ने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि हर नीति बेहतर ही करे, उस पर हमें सोचना चाहिए और हमारा एक दृष्टिकोण होना चाहिए, और वो आलोचनात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। आलोचनात्मकता मतलब निश्चित तौर पे ये बिल्कुल ही नहीं है कि आप केवल उसमें कमियां निकाल रहे हैं। आलोचनात्मकता का मतलब ये है कि आप उसको व्याख्या कर रहे हैं, उसके अधिक से अधिक आयाम और परिप्रेक्ष्य जो है उनको खोलने की कोशिश कर रहे हैं। जी ये शांति तकनीकी कारण से है या हम लोग शांत हैं? नहीं, मुझे लगता है कि आप लोग जो बात करी, किसी का और सवाल है तो वो रखिए या कोई किसी की टिप्पणी। आगे कोई साथी है जो सवाल रखना चाहते हैं? जौहर जी, साहू जी हैं, रामबल्लभ साहू जी, आप इसको सामाजिक चिंतक हैं और साया समाज के पुराने मेंबर हैं। अभी एक बृहस्पति भी जो कुछ बोलना चाह रहा है, तो ये दोनों अगर बोलना चाहें तो बोले, या और भी कोई लोग जो है वो अपनी सवाल को रखे या अपनी जो है ना मतलब जो एक ओपिनियन है वो अगर शॉर्ट में रखते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा चर्चा कर सकेंगे। स्पीकर के तौर पे ना बोले तो अच्छा रहेगा। हाँ जौहर जी, धन्यवाद। मेरा एक सवाल है कि जो अभी जो वर्तमान शिक्षा चल रहा है, जैसे शहरी में जो प्राइवेटीकरण स्कूल जो हो रहा है वहाँ तो शिक्षा अच्छा चल रहा है, लेकिन अभी जो लोकल क्षेत्र में है, जो अधिकतर स्कूल हैं, जो सर्व शिक्षा अभियान लिखा जाता है, तो हमको जहाँ तक लगता है सरकारी स्कूल का जो परिस्थिति है और सर्व शिक्षा अभियान नहीं, सर्व शिक्षा उसको बोला जाए तो साक्षर बनाया जाता है। और जहाँ तक लगता है कि और शिक्षा जब तक सही नहीं मायने में शिक्षित होता है तब तक उसको शिक्षित नहीं कर सकता। वहाँ वो बोला जाए तो एक प्रकार का समाज का आधा अधूरा शिक्षा होने से उसको एक प्रकार का हानिकारक ही है। और एक मेरा सवाल है कि शिक्षा इस प्रकार हो रहा है, हमको लगता है कि मशीनीकरण बनाया जा रहा है, आदमी को एक मशीन बनाया जा रहा है। साइंस पढ़ना है, मैथमेटिक्स पढ़ना है, मतलब वैज्ञानिक एक प्रकार का वैज्ञानिक ढांचा उसको तैयार किया जा रहा है, ना कि एक साक्षर इंसानियत ढांचा होना चाहिए। इस विषय पर क्या कहना है, ये वाला हमको जानना है कि सरकार क्या चाहती है कि इंसान केवल साक्षर होके
नौकरी करे या मशीन साइंस से बने, इसमें हमको जानना है कि और एक शायद बृहस्पति जो है बहुत अच्छा सवाल कर रहा था और शब्दों की कमी या एक नाते वो बोल नहीं पा रहा था। जहाँ तक कि मुझे एक जो आज का जो प्रोग्राम कराने का मकसद था कि आज जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो स्टूडेंट्स का बन गया है वो कहीं ना कहीं बृहस्पति ने सही चोट मारा है। और आज की जो नई शिक्षा की जो बोला जा रहा है, जबकि वो अभी तक हुई नहीं है, तो जो एक इस जो एजेंडा है कि जो शिक्षा नीति, तो उसमें तो है कहीं स्पेशलाइजेशन है नहीं है। अगर चाहे कोई भी तो मेडिकल का एम्स में है ना, कोई अगर चाहे तो आर्ट एंड क्राफ्ट भी ले सकता है या दूसरा म्यूजिक भी ले सकता है। शायद इसको तो चंद्रशेखर जी या राममूर्ति जी, क्योंकि राममूर्ति जी लोग जो है वो एजुकेशन पे ही इन लोगों की जो संस्था है ऑल इंडिया फोरम टू राइट टू एजुकेशन, वो लगातार काम करते आ रही है। तो ज़्यादा संक्षिप्त में बता सकते हैं कि जो बृहस्पति ने जो सवाल किया था उसे बता सकते हैं। दोनों आदमी अपना अपना अलग अलग राय देते हैं। सर, इनका सवाल अगर आप उनको मोटे तौर पे दोहरा दें, एक्चुअली वो एक सवाल नहीं 3-4 सवाल बनते हैं जो मैं समझाऊं और उसके बारे में 3-4 सवाल के बारे में बहुत संक्षेप में बात करेंगे। मैं जो समझ पाया हूँ वो ये है कि पहला तो आपने कहा कि निजीकरण प्राइवेटीकरण हो रहा है, वहाँ थोड़ी अच्छी शिक्षा दी जा रही है, सरकारी स्कूल हैं उनमें अच्छी शिक्षा नहीं दी जा रही है। क्या ये सवाल ठीक समझा मैंने? फिर मैं इस पे बोलता हूँ, अगर आपको लगता है ये सही है तो इस पे मुझे कहना है। हाँ, जैसे बोले कि शहरी में जो प्राइवेटीकरण हो रहा है वहाँ स्वयं से कर रहा है, लेकिन गांव में गांव देहात का जो चल रहा है वहाँ तो सर्व शिक्षा अभियान लिखा जाता है, लेकिन सर्व शिक्षा में उसको साक्षरता अभियान बोला जाए। ओके, ठीक है, इसका मैं बहुत संक्षिप्त उत्तर देता हूँ। 2 चीजों के बारे में आप समझिए। पहली तो बात ये, आपके यहाँ पे अगर एक बिहार रिपोर्ट के नाम से दस्तावेज है, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा वो जरूर पढ़ें, जिसमें इस बात पे चर्चा की गई थी कि कॉमन स्कूल सिस्टम या समान स्कूल प्रणाली होनी चाहिए। क्योंकि समय कम है इसलिए उस पर विस्तार में जाने का समय नहीं है। तो उसके बारे में, उसके आलोक में इसको आप थोड़ा देखिए, जिसका मुख्य मकसद ये था कि आप पड़ोस में एक समान स्कूल खोलें जिसमें हर तरह के बच्चे आए, चाहे वो किसी मजदूर का या किसी डिप्टी कमिश्नर का एक बच्चा है, वो सारे उसी स्कूल में आए। तो जड़ इसमें ये है, अगर आपको प्राइवेट स्कूल लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं उसका कारण ये है, थोड़ा बहुत, मतलब मैं उससे सहमत नहीं हूँ, उसकी बात दूसरी बात करता हूँ। तो वो ऐसा इसलिए लगता है कि समाज के जिनका दबदबा है, जिनकी चलती है समाज में, उन जगहों, उन लोगों, घरों को आते हैं और वो अपना दबदबा बनाते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो शायद आपने सुना हो कि 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज थे जस्टिस सुधीर जैन, उन्होंने एक निर्णय दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि सभी बच्चों, सभी तरह के अभिभावकों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजना है। मतलब उनका मुख्य मतलब ये था कि जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, चाहे वो जिलाधीश हैं, चाहे वो सामान्य पीएम हैं सरकारी विभाग में, उन सबको अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजना चाहिए। इसलिए भेजना चाहिए क्योंकि जो तथाकथित बड़े पदों पे या बड़ी हैसियत वाले लोग हैं वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, इसलिए सरकारी स्कूल थोड़ा सा उपेक्षा का शिकार हर तरह से हो रहे हैं, न केवल ध्यान की दृष्टि से बल्कि पैसे की दृष्टि से और संसाधनों की दृष्टि से और ज्यादा। दूसरा तो मुख्य कुंजी इसकी ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि सरकारी स्कूल अच्छे से चलें
तो उसका हल एक तो उसका एक बिंदु है कि समान स्कूल प्रणाली के लिए जोर दिया जाए। दूसरा मुद्दा जिसमें मैं इस संदर्भ में ये बात करूंगा कि असल में जैसा आपने कहा कि जो मोटा मतलब है आपका कि शहरी क्षेत्रों में प्राइवेट स्कूल अच्छे चलते हैं और सरकारी स्कूल अच्छे नहीं चलते या वहाँ उतनी तरह शिक्षा नहीं दी जाती, ये अब असल में अपने आप में एक ऐसा भ्रम और भ्रामक प्रचार है जिससे कि हमें ही हमारे द्वारा ही ये कहलवाया जा रहा है, जिनको ये जरूरत है हमारे द्वारा ये हमें एक तरह से बलि का बकरा बना के हमारे कंधे पे ये बंदूक रख के चलाई जा रही है कि हम ये मान रहे हैं कि सरकारी स्कूल नहीं चलते हैं। ये स्थिति ठीक उसी तरह है जैसे पितृसत्ता समाज में सारी महिला विरोधी जो रीति रिवाज हैं वो महिलाओं द्वारा न केवल पालन करवाई जाती हैं, महिलाएं उनका पालन करती है, बल्कि महिलाएं ही उनका शिकार होती हैं। इसी तरह से ये मतलब जो एक नौकरशाहों, राजनेताओं और निजी पूंजीपतियों का, जिसमें निजी तौर पे कई तरह के पूंजीपति शामिल हैं, उनका सबका ये आपस में समझौता है जिसका मुख्य मुद्दा ये है कि किसी तरह से आज की तारीख में सरकारी संस्थाओं को बदनाम करके बंद करवाए और वो वैधता वो हम आपसे हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने इसको एक हद तक प्रचारित कर दिया है कि हम आप जो है बिना ज्यादा सोचे समझे ये मान बैठे और कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल जो है अच्छे नहीं चल रहे, जबकि आप देखेंगे कि योग्य शिक्षक का आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, उत्तर आप मत दीजिए, सोचिए। ज्यादा क्वालिफाइड स्कूल का शिक्षक कहाँ है, ज्यादा अच्छा आधारभूत ढांचा कहाँ है, गरीबों के लिए कौन से ज्यादा स्कूल सुगम हैं, और अगर वहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही तो किनके हितों की वजह से नहीं हो रही, तो अगर प्राइवेट अच्छे चल जाएंगे तो उससे किसको फायदा होगा, इन सवालों पे आप सोचिए। तो आपको मुझे लगता है कि इन सवालों के साथ सोचने पे चर्चा जी। तो अब जी आप थोड़ा सा इस पे अपना टिप्पणी दीजिए। जी जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा श्री बोलना चाहेंगे। एक मिनट बृहस्पति, चंद्रशेखर जी को बोल लेने दो, फिर दूसरे कोई वक्ता दूसरे लोग सवाल करेंगे, ठीक है? सतीश जी, मैं बड़ा जवाब नहीं छोटा जवाब दूंगा। अभी आपके देखिएगा कि समाज में जो अच्छे अच्छे पदों पर हैं अभी भी इस देश में, और राममूर्ति जी ने भी उसको कहा है, हम लोग सभी आदमी गांव में पढ़े थे, बच्चे हमारे यहाँ पढ़े हैं, हम लोग गांव में पढ़े थे, बोरा लेकर के जाते थे और कभी कभी जब वर्षा होने लगती थी तो आधा बोरा पर बैठते थे क्योंकि छप्पर चूता था और आधे को माथे पर रख लेते थे। लेकिन शिक्षा के वजह से नेतरहाट जाना हुआ, और मेरा ही केवल नहीं कई लोगों का, तो जरूरत इस चीज की है कि जहां हम हैं, और आप सरदार भी हैं, जहां हम हैं वहां की शिक्षा क्यों गड़बड़ हो, बच्चे जा रहे हैं कि नहीं, समय पर जा रहे हैं कि नहीं, सिखा रहे हैं कि नहीं। यदि मान लिया कि शिक्षक बच्चे नहीं है तो भी गड़बड़, बच्चे आए शिक्षक नहीं है तो भी गड़बड़। तो समाज को एक सकारात्मक भूमिका हर एक जगह निभानी पड़ेगी। ये मुझे लगा कि मैं जोड़ूं, स्कूल नहीं पढ़ता है, बच्चा पढ़ता है। एक चीज मन में समाज को बैठा करके चलना है, और ये यदि हम करते हैं तो जो शिक्षा का वातावरण पड़ेगा, केवल साक्षर होने से काम नहीं चलेगा। जो जिन चीजों को क्या लेकिन यदि उसका वो भी तरफ रहेगा, क्योंकि आप भी जमशेदपुर के ही हैं और मैं भी यही रहता हूँ, मैं कभी आपसे मिलना चाहूँ। धन्यवाद।
हेलो जी। रामपुर जी, और कोई साथी हैं जिनका कोई सवाल है? हेलो हेलो जौहर जी, और कोई जी, हाँ, बोला जाए। सवाल है? जौहर जी, मुझे नहीं लगता है कि अब हमारे बीच हेलो। हेलो। सवाल हो चिंता आज के संदर्भ में मैं समझता हूँ कि अब हम इसको समापन की तरफ, आज उसके लिए सबसे जो संख्या की बात है, जो चिंता की बात यह है कि हम देखेंगे जो पिछले 2014 से लेके जितने भी ड्राफ्ट हुए हैं लगभग हूबहू उसी शकल में ही ये पास हो चुका है, पारित हो चुका है। क्योंकि पिछकार की तरह ये सरकार और ज्यादा आक्रामक रूप से जो अपनी जो बातचीत है, जो अपने नीति बनाई है, वो नीतियाँ लागू करने में सरकारें उसकी तुलना में बहुत ज्यादा आक्रामक है और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। खास करके आज चिंता इस बात का विषय है कि जो ये शिक्षा है, शिक्षा के सवाल को जो मूल प्रश्न आज भी हमारे खासकर मध्यम वर्ग के बीच, जो मध्य वर्ग से जो नीचे गरीब तबका है, उनके बारे उनके बीच में जो बात करें तो वो इससे बिल्कुल रखते हैं, उनके तो समझ में नहीं आता कि है क्या। हम जो मध्यम वर्ग है, सोकल जो मीडियम क्लास है, वो इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, उसके समर्थन में या उसके विरोध में बात है। लेकिन जो समाज का एक बहुत बड़ा तबका है वो तो इस अपनी गति नीति में मान चुका है कि मेरे साथ जो भी सरकार आए, मेरे बच्चे शिक्षा के लिए तो कोई भी प्रावधान नहीं है। और खास करके ये बार बार चर्चा होती है, जब मैं इसके हम सभी लगभग उस फिल्म को देख चुके होंगे, 3 इडियट, इसके ऊपर ये बात की जाती है कि सक्सेस के पीछे मत दौड़ो, एक्सीलेंट बनो, एक्सेल करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। वास्तव में ये दोनों जो कथन है, सक्सेस के पीछे मत दौड़ो और एक्सेल करो और एक्सीलेंट बनो और उसके लिए सक्सेस तुम्हारे पीछे आएगी, ये वास्तव में इस बात की करता है कॉन्ट्राडिक्टरी है। दोनों का मतलब ये है कि सक्सेस के लिए करो, एक्सेल करो तो सक्सेस तुम्हारे पास आएगी, सक्सेस के लिए दौड़ो, इसके मतलब ही सक्सेस तुम्हारे पास आएगी। ये जो पूरी की पूरी जो कवायद है, जो शिक्षा, जो मानव को, हम जब बच्चा पैदा होता है समाज के अंदर, बिल्कुल वो अंधा होता है, बहरा होता है, गूंगा होता है और वो इस समाज से ही ग्रहण करता है, उसको देखने का नजरिया बनता है, देखता है, सुनता है और बोलता है। ये जो है शिक्षा है, शिक्षा उसे इन सारी चीजों को देता है, उसे नजरिया देता है, देता है, उससे सुनने की जो शिक्षा जो उसे हासिल होती है वो सुन के हासिल होती है और वो जो बोलता है आगे, जो अपनी अभिव्यक्ति करता है, जो शिक्षा जो उसने आत्मसात किया वो समाज में जो उसकी योगदान होता है वो उसकी अभिव्यक्ति में होती है। ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में मानव समाज का हित होना चाहिए या मुनाफे के लिए शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, ये मैं समझता हूँ एक महत्वपूर्ण सवाल है। अगर हमारे प्रिया रंजन जी ने सवाल उठाया था उनके बच्चे की बात, शहर के बच्चे को स्विमिंग ये भी करना, ये सारी की सारी वही बात है कि एक्सेल बनो या सक्सेस के लिए दौड़ो, किसके अंदर कितनी काबिलियत है। जबकि मैं समझता हूँ कि एक बात मैं आपको देख के सामने याद दिलाना चाहता हूँ, आपको याद भी होगा, कार्ल मार्क्स ने कहा था एक ऐसी समाज व्यवस्था बनाई जा सकती है जहाँ पे
मनुष्य को, एक इंसान को लियोनार्डो विंची बनाया जा सकता है। मतलब वो म्यूजिशियन भी होगा, जो वो मैथमेटिशियन होगा, वो साइंटिस्ट भी होगा, आर्टिस्ट भी होगा, माने बहुत सारे, क्योंकि हमारी जो ह्यूमन ब्रेन है उसकी बहुत कम यूटिलिटी, 1% भी प्रॉपरली यूज नहीं हो रहा है। आज जो स्थिति है शिक्षा के माध्यम से, जो 1900 आज़ादी से पहले और आज ये जो समस्या जो आई हुई है, पूरी की पूरी प्रक्रिया के अंदर हमारे देश के अंदर संसाधनों की कमी है। कभी भी मूल आधारभूत चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया। वो क्या? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। आज पूरी शिक्षा का माध्यम यही है कि हम कितना शिक्षित होके पैसे कमाएं। दूसरी तरफ ये है, जो बृहस्पति ने एक सवाल उठाया था कि साक्षरता अभियान है। अब हम देखेंगे पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से लोग शिक्षित हुए, भारत में शिक्षित बनाने की, दुनिया के सामने एक छवि प्रकट करने की है कि हमारे देश में लिटरेसी रेट क्या है। और लिटरेसी रेट जो प्रावधान हुआ है कि आप अपना नाम लिखना जानते हैं, और दुनिया के सामने यही रखा जा रहा है। ये जो लिटरेसी रेट, भारत में लिटरेसी रेट बढ़ गई, 56% हो गई, 58% हो गई। ये जो लिटरेसी रेट की पैमाना है पूरी दुनिया के सामने, और क्योंकि इस व्यवस्था को भारत जैसे देशों के विशाल जनसमूह के होने के कारण उसे जितनी मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है, वो मैन पावर उसे उपलब्ध है, और जिसके कारण वो उस मैन पावर भी उपलब्धता अब लोगों को दे रहा है कि अपने माता पिता की कमाई के ऊपर शिक्षित होकर वो स्किल हासिल करके आए और हमारे यहाँ सेवा करें। हमारी मर्जी है कि हम आपको क्या पैकेज देंगे। मतलब पूरी सिस्टम के अंदर जो आज शिक्षा व्यवस्था है पूरी की पूरी बाजारवाद के हवाले की जा रही है। और ये जो नई शिक्षा बिल है, इसी नई शिक्षा बिल का प्रावधान भी वही है, जब हम सारी चीज़ों को देखें कि मनुष्य को मनुष्य बनाने की शिक्षा का प्रावधान नहीं है, शिक्षा नीति नहीं है, बल्कि सिस्टम को चलाने के लिए कौन कितने रिक्वायरमेंट है, और इसी प्रक्रिया में जो हमारे आधारभूत ढांचे शिक्षण व्यवस्था के, उसको कैसे बर्बाद किया जाए। ये बर्बाद करने की प्रक्रिया वर्तमान सरकार की नहीं है, बल्कि पीछे से चली आ रही है। हम सभी जानते हैं जो हमारे टीचर्स को क्या काम दिया गया है। बच्चे की गिनती करो, कौन बच्चा पैदा हो गया, कौन मर गया, जनसंख्या की काउंटिंग करो, खाना बनाओ, खाना की हिसाब रखो, इसकी रिपोर्टिंग करो। ये सारे काम में जो गैर शिक्षण से जुड़े हुए काम में जुड़े रखा हुआ है। इसका असली मकसद ही यही था कि धीरे जो हमारी किसी कारण से जो सरकारी स्कूलों का स्थापना की गई उसकी जरूरत नहीं है, उसको बेच दें, उसको खत्म कर दें, और वहाँ पे निजी शिक्षा के, निजी कॉर्पोरेट घरानों के आते, निजी संस्थाओं के आते शिक्षा व्यवस्था को सौंप दिया जाए। और इस तरीके से शिक्षा व्यवस्था का आधा हिस्सा ऑलरेडी गरीबों का भी है, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए बाध्य हो रहे हैं। ये प्रक्रिया पहले से चली आ रही है। प्रश्न ये है कि शिक्षा के असली मायने क्या होना चाहिए, इसका संवाद समाज में नहीं जा रहा है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हम सभी लोग इस बीमारी की बात करते हैं, लेकिन इस बीमारी की मूल जड़ क्या है इसकी बात हम नहीं करते। इस बीमारी की मूल जड़ कांग्रेस का शासन, एनडीए का शासन, यूपीए का शासन नहीं, बल्कि मुनाफे की राज व्यवस्था है। मुनाफे का कैसे समाज से ज़्यादा पैसा कमाया जाए, मैं समझता हूँ ये बहुत जो समस्या है, ये सामाजिक जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इकोनॉमिक ये सिस्टम है, इस सिस्टम को हम लोग कभी चर्चा नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर भी थोड़ी सी बातचीत होनी चाहिए थी, क्योंकि समय कम है। हम सभी बहुत आदी हो चुके हैं जहाँ पे SMS किया करके ही बात कर लें, पुलिस को भी लिखते समय PL लिख देते हैं, गुड नाइट के जगह GN लिख देते हैं। वहाँ पे आज भी कुछ समय निकाल के संवेदनशील मुद्दाओं को सुनने के लिए समय दे रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये इस निराशा भरी समय के दौर में, इस हताशा के दौर में एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। और मैं पुनः जो हमारे वक्ता आज हमारे साथ उपलब्ध थे, जिन्होंने अपनी बातचीत रखी है, जिन्होंने हमें बहुत सारे ऐसे सूचनाएं दी जो हम वैसे संभव नहीं था, हम आप को मैंने सार संग्रह करके मूल बिंदुओं को
परिलक्षित करते हुए, चिन्हित करते हुए हमें इन चीज़ों को बताया, इसके लिए आभारी हैं। और मैं जौहर जी का भी इसलिए मैं आभार व्यक्त करूँगा, ये एक ऐसे शख्स हैं जो बार बार सभी लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो मैं तो कभी राम मूर्ति जी से या चंद्रशेखर खान जी से तो मैं कभी मिल ही नहीं सकता था, या और भी जो वक्ता है उनके बारे में कभी जान ही नहीं सकता था। इसलिए मैं पुनः ये समझता हूँ कि हम सभी साथी साझा संवाद के, क्योंकि मैं वैचारिक तौर पे मैं सहमत नहीं हूँ साझा संवाद की चीज़ों पे, लेकिन जो ये पहल है उससे मैं उसकी समर्थन करता हूँ। तो आप सभी जो सदस्य हैं, आपसे विनती करूँगा कि साझा संवाद के जो मीटिंग की है, जो दायरा है, इसको जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना बढ़िया होगा, क्योंकि हमारी ज्ञान सिर्फ हम तक सीमित रह रहा है, ये शिक्षा सिर्फ हम ही तक सीमित ना रहे, पूरे समाज में फैले। और समाज में फैलने के लिए या तो हम खुद उन मीटिंगों को आयोजित करें या ज़्यादा लोगों को करें, ताकि ये जो इस गूगल मीटिंग में 250 लोगों तक आ सकते हैं। तो 250 लोगों को यदि समाज में यदि सही शिक्षा मिलती है, जानकारी मिलती है, तो वो शिक्षा को बढ़ाएंगे। और जो हमारे वक्ता जो भी अपनी समझदारी या जो उनकी संख्याएँ हैं, जो उनका उद्देश्य वक्तव्य को पेश करने का, वो ज़्यादा से ज़्यादा समाज के बीच जाए। तो इसीलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, ये साझा संवाद मेरा या जौहर जी का नहीं है, इसका है, पूरे समाज का है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेके जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आग्रह करे। जिससे जौहर जी आपको फ़ोन करते हैं कि मीटिंग 7 बजे शुरू होने वाला है, आप कहाँ पर है, उसी तरह आप दूसरे साथी को भी कहे जो खास करके समाज से ऐसा सरोकार रखते हैं, उनको इस मीटिंग में शामिल करें, वो भी अपने वक्तव्य पेश करें, अपनी बातचीत रखें और इसका दायरा। और तो मेरी चंद शब्दों के साथ मैं आप सभी उपस्थित वक्ताओं का और श्रोताओं का धन्यवाद करता हूँ और इस मीटिंग की समाप्ति की घोषणा करता हूँ।